Hello everyone, welcome to So Finance. I am Arshud and in today's video we are going to learn about some basics of accounting. So let's begin with the definition of accounting. According to American Institute of Certified Public Accountants, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. Oof, heavy, right? बट हमें अक्सर टीचर्स कहते हैं कि डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए. इसीलिए लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर हाईलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन. द फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग, as the name suggests, is nothing but we account for all the transactions that take place in a business. Let's understand this with an example. एक किराने की दुकान ले लीजिए, a grocery store. It is a small business, yet it has various transactions which are related to money. We call them as monetary transactions. पैसों से related जो भी transaction है, it's monetary. दुकान का जो ओनर है वो किसी मर्चेंट से अपने दुकान का सामान खरीदेगा, फिर अलग अलग कस्टमर्स को वही सामान बेचेगा. तो ये जो खरीदना बेचना हुआ ये मॉनेटरी है, पैसा इन्वॉल्व है. फिर दूसरा एग्जांपल इसमें यह हुआ कि दुकानदार अपनी दुकान का रेंट पे करेगा, बिजली का बिल पे करेगा, सो दैट इज़ ऑल्सो मॉनेटरी. सो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे, कहीं एक जगह लिख लेंगे. वी नाउ मूव ऑन टू सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द डेफिनेशन, दैट इज़ क्लासिफाइंग. एक बार हमने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए, उसके बाद हम उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे. अब जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस लिखे वो हैं तो सारे मॉनेटरी, पर सब अलग अलग तरह के. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. दुकानदार ने राजू, श्याम, बाबू भैया, अनुराधा, इन सब लोगों को अपना सामान बेचा, तो दैट इज़ अ वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं सेल्स. ये एक तरह का ट्रांजैक्शन है. और वहीं दूसरी तरफ दुकानदार ने अपने दुकान का बिजली का बिल भरा, रेंट पे किया, सो दैट इज़ एक्सपेंस. दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ ट्रांजैक्शन. सो ट्रांजैक्शंस को मैंने एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. मैंने एक बड़ा सा हेडिंग दिया सेल्स, उसके अंदर मैंने लिखा राजू 500, श्याम 600, बाबू भैया 700, अनुराधा 800. सो मैंने उस कैटेगरी के अंदर सारे ट्रांजैक्शंस लिख दिए. उसके बाद मेरी दूसरी हेडिंग जिसमें है एक्सपेंस, उसके अंदर मैंने बिल, ये रेंट, ये सब लिख दिया. सो दिस इज़ नथिंग बट कैटेगराइजिंग और क्लासिफाइंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. अब ये क्यों ज़रूरी है? That is because of our third point, that is summarizing. So, after recording all of this, what we need to do is we need to summarize everything. क्योंकि transactions business में बहुत सारे होते हैं. अब इन transactions का मतलब निकालना भी बहुत ज़रूरी है. मान लीजिए हमारे दुकानदार से कोई पूछता है कि आपने महीने में कितना सामान बेचा, तो वो क्या बोलेगा? जी हाँ, उसको अपने सेल्स कैटेगरी का टोटल करना पड़ेगा. ओनली आफ्टर अराइविंग एट दैट टोटल विल बी ही एबल टू टेल कि मैंने इतना सामान महीने में बेचा. सो दैट टोटल इज़ नथिंग बट आवर समरी. सो दिस वॉज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. So this has nothing to do with actual accounting, because actual accounting does not end with making the total of all the categories. It's not that, but yes, this is the gist of it, that this is the process we go through. So it begins with recording, then classifying, then summarizing. बट इन तीनों चीज़ों में एक मेन चीज़ जो हमारी डेफिनेशन में भी कॉमन है, इट इज़ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. कि सारे ट्रांजैक्शंस जो हम रिकॉर्ड करते हैं दैट शुड बी मॉनेटरी इन नेचर, दे शुड बी रिलेटेड टू मनी. पैसों से रिलेटेड अगर कुछ है तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल.
मान लीजिए कि हमारे दुकानदार की दुकान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आते हैं, क्या वो रिकॉर्ड करेगा? नहीं। भले ही इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा उसकी लाइफ में, उसके बिजनेस में, बट दिस इज़ नॉट एनीथिंग विच रिलेट्स टू मनी. इट डज नॉट रिलेट टू मनी. बट हाँ, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर उसकी दुकान से बिस्किट खरीदते हैं या कुछ और खरीदते हैं, सो दैट विल बी मॉनिटरी इन नेचर. That definitely will be recorded in his books of accounts. With this, we have understood our definition completely, and this was the basic gist of accounting, what accounting is all about. So definition basically covers everything. That's why I included the definition in this video. अब हम चलते हैं सेकंड मेन एस्पेक्ट पे, जो कि है इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट वी यूज़ इन अकाउंटिंग. सो आई एम नॉट कवरिंग एवरी अदर टर्म इन अकाउंटिंग, उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आई एम ट्राइंग टू कवर द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज विच विल हेल्प you understand accounts better. Let me explain two terms together, that is account payable or creditors and account receivable or debtors together with an example. अपने किराने की दुकान ही ले लीजिए. हमारा दुकानदार मर्चेंट के पास सामान खरीदने जाता है. उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं. मर्चेंट बोलता है कि ठीक है, तुम ये सामान ले जाओ, पर 3-4 दिन में मुझे पैसे वापस कर देना. अब इस केस में दुकानदार ने मर्चेंट से सामान उधारी पे लिया, यानी कि अब उस दुकानदार को मर्चेंट को पैसा पे करना है. यानी कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो मर्चेंट हमारे लिए अकाउंट पेएबल हुआ, हमें उसे पैसा वापस करना है. ही इज़ आवर क्रेडिटर, ही हैज़ प्रोवाइडेड अस विद अ क्रेडिट. अब हमारा दुकानदार सामान दुकान पे ले आया, बट मान लीजिए उसके पास एक कस्टमर आता है और बोलता है कि उसको ये सामान अर्जेंटली चाहिए, बट उसके पास इतने पैसे नहीं हैं. दुकानदार बोलता है ठीक है, तुम ये ले जाओ, पर 1-2 दिन में मुझे पैसा वापस कर देना. अब इस केस में उल्टा हो रहा है. दुकानदार ने अपने कस्टमर को उधारी पे सामान दिया है, यानी कि द कस्टमर ओज द शॉपकीपर मनी, यानी कि हमें उस कस्टमर से पैसा मिलने वाला है. वी आर येट टू रिसीव मनी फ्रॉम आवर कस्टमर. That's why in our books of accounts the customer becomes accounts receivable or debtors. Moving on to our next terminology, that is assets and liabilities. अब इन दोनों को भी मैं एक साथ ही एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी. या तो कोई चीज़ हमारे ऊपर बोझ होती है, या तो कोई चीज़ हमारे लिए वो बोझ हल्का करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. जो चीज़ बिजनेस के लिए बोझ होती है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं. तो लायबिलिटी इज़ नथिंग बट द अमाउंट दैट वी ओ टू अदर पार्टीज़. एक बिजनेस भी बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ को पैसा ओव करता है, इन द सेंस कि वो काफ़ी सारी थर्ड पार्टीज से पैसा लोन लेके चलता है. इवन द ओनर्स कैपिटल, दैट इज़ ओनर जो भी पैसा अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, वो एक तरह का लायबिलिटी माना जाता है, क्योंकि ओनर एक सेपरेट एंटिटी है और उसका बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है. ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी टॉक अबाउट असेट्स, तो असेट्स हमारे लिए बोझ कम करने का ज़रिया है. यानी कि assets are something which help us generate income to pay off those liabilities. Let's take Reliance for an example. Reliance के पास काफ़ी सारी मशीन्स हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो हमारे रिफाइनिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं. दे हेल्प अस टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्रूड ऑयल. सो ये सारे जो प्लांट्स, मशीनरीज हैं, वो हमारे असेट्स हैं, बिकॉज दे हेल्प अस टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड सेल इट ऑफ इन द मार्केट टू जनरेट रेवेन्यू. अब ये रेवेन्यू हमारी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने में मदद करता है. इट हेल्प्स अस टू पे बैक दोज लोन्स टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स. सो इन दिस वे asset is nothing but it is a way to generate income so that we can pay off our liabilities. Then we move on to our next terminology, that is income and expense.
income is nothing but the money which is generated from our day to day business activities. यानी कि हमारा बिजनेस जो भी है, वो जो भी पैसा जनरेट कर रहा है उसको हम इनकम कहेंगे. रिलायंस के केस में जो भी वो पेट्रोलियम या बाय प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेच रहा है, उससे जो पैसा आ रहा है दैट इज़ इनकम फ्रॉम फॉर रिलायंस. ये इनकम जनरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगा दैट इज़ द एक्सपेंस. यानी कि ये पेट्रोल बनाने के लिए उसको क्रूड ऑयल ख़रीदना पड़ा होगा, वो हुआ एक्सपेंस. रॉ मटेरियल ख़रीदने का एक्सपेंस. दूसरा, उसको एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़े, उसको लेबर हायर करना पड़ा, तो वो हो गया एम्प्लॉय एक्सपेंस. जो भी पैसा उसको अपनी जेब से देना पड़ रहा है टू जनरेट इनकम, वो एक्सपेंस हुआ. इट्स डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब हम एक्सपेंस बोलते हैं जनरली वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं. यानी कि जो भी हमारा कॉस्ट अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इनकर हो रहा है, सिर्फ वही एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस होता है. अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि हमें जो भी पेट्रोलियम और बाय प्रोडक्ट्स बनाने बेचने में जो भी हमारा एक्सपेंस जा रहा है, सिर्फ वही रेवेन्यू एक्सपेंस है. यानी कि जो भी क्रूड ऑयल हमने ख़रीदा, रॉ मटेरियल एक्सपेंस, लेबर एक्सपेंस, एम्प्लॉय एक्सपेंस, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. बट जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर रेवेन्यू डायरेक्टली. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है दैट इज़ द एक्सपेंडिचर विच वी इनकर टू एक्वायर असेट्स. जी हाँ, असेट भी हमारा रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करते हैं, बट दैट इज़ नॉट डायरेक्ट इन नेचर, दैट इज़ इनडायरेक्ट. सो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है दैट इज़ ह्यूज, दैट इज़ लार्ज इन नंबर. मशीनरी महंगी होती है and it is not related to our daily revenue. We cannot associate this to our day to day revenue because मशीन जो है वो हम 10 साल के लिए ख़रीद के रख लेंगे. बट ये जो क्रूड ऑयल ख़रीदने का एक्सपेंस है, ये जो लेबर एक्सपेंस है, दिस इज़ डे टू डे एंड दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू रेवेन्यू. That is why it is revenue expenditure and this one is capital expenditure. And last but not the least, I would like to touch upon a very important concept, that is cash and accrual basis. But इससे पहले I would like to explain accounting period. Accounting period is nothing but the timeline in which we are recording all our transactions. Usually accounting period is of 1 year and it coincides with our financial year, that is from 1st April to 31st of March every year. अब सिंस अकाउंटिंग पीरियड क्लियर हो गया है, हम चलते हैं कैश एंड एक्रूअल बेसिस पे. जब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उस अकाउंटिंग पीरियड से पर्टेनिंग कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो हम रिकॉर्ड करेंगे. यहाँ पे भी दो अलग अलग तरह के कंसेप्ट्स आ जाते हैं. फर्स्ट इज़ कैश बेसिस, सेकेंड इज़ एक्रूअल बेसिस. अब इसको भी मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी. अपने किराने की दुकान ही ले लीजिए. अब मान लीजिए आज है 31st ऑफ मार्च, तो हमारे दुकानदार ने आज कुछ उधारी पे गुड्स बेचे, यानी कि हमारे कुछ डेटर्स आ गए. अब एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि भले ही हमें उनसे पैसा इस साल इस अकाउंटिंग पीरियड में ना मिला हो, बट फिर भी क्योंकि हमने सामान ऑलरेडी इस अकाउंटिंग पीरियड में उन्हें बेचा है, तो हम इसी अकाउंटिंग पीरियड में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे. नाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैश बेसिस. अब कैश बेसिस ये कहता है कि जिस दिन हमें उस डेटर से पैसा वापस मिलेगा उसी दिन मैं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूँगी. अब भले वो दिन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में क्यों ना हो, मैं उस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे उस अकाउंटिंग पीरियड में कैश नहीं मिला. सो बेसिकली कैश बेसिस में जिस टाइम पे आपको कैश मिले उसी टाइम पे आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे.
जिस अकाउंटिंग पीरियड में आपको कैश मिले, आप उसी अकाउंटिंग पीरियड में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। जबकि एक्रूअल बेसिस में आपने अगर एक ट्रांजैक्शन किया, भले ही उसका कैश रिसीव हुआ नहीं हुआ, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, but since that transaction, that sale has already taken place, it will be recorded in that particular accounting year itself. With this, we come to an end to this video. I have tried to cover every important aspect, every important concept to begin accounts with. And please do not forget to subscribe to this channel. Subscribing is an asset, and believe me, it's an asset for me, it's an asset for you, not a liability. So please subscribe to this channel. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. In case of any queries, do not forget to write it in the comment section below. I will try to answer it as far as possible. Thank you so much for watching. See you guys in the next video.